नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक शो था इंडिया गॉट लेटेंट, जिसमें गाली गलौज देकर प्रसिद्धता हासिल की जाती थी, कॉमेडी की जाती थी, सेलिब्रिटीज आते थे, परफॉर्मेंस होते थे, दोनों में वल्गैरिटी होती थी, बातें गंदी होती थी, लोगों को पसंद आती थी। देखते ही देखते शो फेमस हो गया। 2022 में बना शो देखते ही वायरल कंटेंट में जा चुका था और लोग पसंद कर रहे थे। लोग मतलब कौन? युवा, सबसे ज़्यादा युवा। भारत के युवा नहीं तो बाहर के भी युवा, और लोगों को यही पसंद है। समय रैना जो कि बहुत जल्दी फेमस हो गए अलग अलग तौर पे कॉमेडी करके, डार्क कॉमेडी करके। अब इस शो में आए रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो भी वायरल हो गए। माँ बाप पे टिप्पणी कर दी यार, कह दिया कि हम रात में माँ बाप को देखना पसंद करोगे। मतलब आंतरिक पल, शर्म आती है ऐसी बात करने में भी, और इन लोगों ने आसानी से कह दिया और उस पर हंस भी रहे ठा के लगाकर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, माइक हाथ में है रणवीर अलाहाबादिया। अलग अलग फोटो इसलिए लगाई हुई, इनके साथ ये बंदा पॉडकास्ट कर चुका है, नितिन गडकरी के साथ, एस जयशंकर के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें कर चुका है, अध्यात्म की बात कर चुका है, सिस्टम और कैरेक्टर की बात कर चुका है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना इसकी बात कर चुका है। किसी को लगता ही नहीं था कि साला ये बंदा कभी कुछ गलत बोलेगा, लेकिन इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो बाहर अपने आप को कितना भी अच्छा दिखा सकता है। और यही हुआ रणवीर अलाहाबादिया के साथ। समय रैना का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद को गिरा के ही फेमस हुआ था, खुद के ऊपर जोक करके ही फेमस हुआ था, गाली देना उसका पैशन था। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का क्या, जो तो अच्छी बातें करता था ना, और सबसे ज़्यादा फर्क भी इसी ही पड़ा है। अब हम ये देखेंगे कि ये अश्लीलता की व्याख्या हमारी भारतीय न्याय संहिता कैसे करती है, हम कौन से कंटेंट को अश्लील कहेंगे और कौन से कंटेंट को नहीं। तो आइए समझते हैं, ज़्यादा डीप में जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर कानूनी तौर पर अश्लीलता क्या है। तो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। रणवीर अलाहाबादिया जो कि अभी भी बाहर है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, उनके वकील भी नहीं मिल रहे हैं, जो माननीय भूतपूर्व न्यायाधीश के बेटे हैं चंद्रचूड़ जी के, जो कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से उनकी केस खारिज कर दी गई। मतलब रणवीर अलाहाबादिया को कोई राहत नहीं मिली है, ठीक है, नहीं मिली अभी तक। बीएनएस की धारा 294, 296 का जिक्र है, इसके साथ ही आईटी एक्ट 67 भी लगाई गई है। मतलब 3 धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा 294 उन लोगों को दोषी ठहराती है जो किसी तरह के अश्लील मटेरियल को बेचते हैं, प्रचारित करते हैं या उससे मुनाफा कमाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड पे लगा था। वहीं अगर अश्लील मटेरियल की बात करें तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मसलन कोई किताब हो सकती है, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कंटेंट बना दे। चलो, धारा में अश्लीलता को अधिक परिभाषित करने की कोशिश की गई है। लिखा गया है कि ऐसी कोई भी सामग्री जो एकदम सीधे खुले तौर पर कामुकता का प्रदर्शन कर रही है और जिसमें यह संभावना है कि इसे देखने और पढ़ने वाले का चरित्र भ्रष्ट कर सकती है, उसे अश्लील माना जाएगा। मतलब वो देखने वाले के चरित्र को भ्रष्ट कर सकती है, उस कंटेंट को अश्लील माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अदालतों में इसके ऊपर कई केसेस आए तो इस पे बहस भी हुई होगी, तो चलो बहस देख लेते हैं। भारत में अश्लीलता को लेकर बहस कोई आज की बात नहीं है। समय समय पर अदालतों में मामले आए हैं, चाहे एआईबी 2015 की बात है, शायद सेलिब्रिटीज ने गंदी भद्दी गालियां दी स्टेज पे आकर, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी भैया। लेकिन ठीक है, मामला शांत हो गया, क्योंकि हमारे देश में एक खास बात है, जो मुद्दा जब उठता है तभी कैंडल्स निकलते हैं, तभी मार्च निकलता है, तभी विरोध होता है, उसके बाद सारी दुनिया, सारा भारत शांत हो जाता है। चलिए, तो ठीक है, एआईबी का मामला था, या फिर सेलेब्स रणवीर सिंह पे न्यूड फोटो बना दिए, रणवीर सिंह जी ने अपनी फोटो डाल दी न्यूड वाली। उर्फी जावेद हो जो अलग अलग तरीके से कपड़े पहन के आती है। तो इन सब बात को केंद्रित है कि अश्लीलता और अभद्रता के बीच महज एक महीन सी लाइन है। मतलब अभद्रता और अश्लीलता, इसमें एक सिर्फ लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन है। पहला ऐसा बड़ा मामला रंजीत उदेसी बनाम महाराष्ट्र सरकार का है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उस समय आईपीसी की धारा 292 को उचित ठहराया था, और तभी यही धारा अश्लीलता के बारे में बात करती थी। ठीक है, अब रंजीत उदेसी बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामला जुड़ा था अंग्रेजी लेखक D.H. लॉरेंस की किताब से, जिसका नाम था लेडी चैटलेज लवर्स। इस किताब को विवादित माना गया था। आरोप थे कि इसमें सेक्सुअल एक्ट का सीधे तौर पर वर्णन है। इस किताब के खिलाफ कई देशों में मुकदमा चले। अब चलो ठीक है, बाहर लेडी चैटलेज लवर्स की किताब थी, उसके ऊपर विवाद हो गया। साल 1964 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब इस किताब को अश्लीलता फैलाने वाला बताया, तो इसमें 1968 के एक मामले का 1868 के, मतलब अंग्रेज यहां पर थे तब के मामले का जिक्र किया। यह मामला ब्रिटेन का था।
ट्विन बनाम हिकलिन। इस मामले से हिकलिन टेस्ट निकला, जिसके जरिए लंबे समय तक यह निर्धारित किया जाता रहा कि कोई सामग्री अश्लील है या नहीं। मतलब हिकलिन टेस्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कोई सामग्री अश्लील है नहीं। बहुत बहुत विचित्र चीजें आप देखिएगा, आप है ना। यह टेस्ट क्या कहता है, देखिए अब, कि केवल तभी अश्लील कही जा सकती है कोई कंटेंट जब वो उन लोगों का चरित्र भ्रष्ट कर रही हो, उन लोगों का चरित्र भ्रष्ट कर रही हो जो उस सामग्री को देख, पढ़ या सुन रहे हैं। एक जरूरी बात का भी जिक्र है, कहा गया है कि जो लोग इस सामग्री को देख और पढ़ रहे हो वो आसानी से उस सामग्री से प्रभावित होने चाहिए। मतलब जो बातें कही जा रही है उसको सुनने वाला आसानी से प्रभावित होना चाहिए। आसानी से, आसानी शब्द आया है यहाँ पर, है ना। तो अब बातें और भी हुई, जैसे अब यह तय करना कोई आसान काम नहीं है कि किसी सामग्री से कोई प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे इस टेस्ट का महत्व कम होने लगा। कोई सामग्री अश्लील है या नहीं, इसके लिए अदालतें एक्सपर्ट का रूप करने लगी। धीरे धीरे कहा जाने लगा कि किसी सामग्री को तभी अश्लील माना जाएगा जब वो दिमागी तौर पर मजबूत और तर्कशील लोगों को प्रभावित करे। मतलब दिमागी तौर पर मजबूत और तर्कशील लोग अगर उस कंटेंट को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, और साथ ही साथ उस सामग्री की पूर्णता में भी देखा जाना चाहिए। पूर्णता का मतलब आधा अधूरा नहीं, है ना, कि आधी फोटो दिखा दी और आधी बोले नहीं। मतलब वो मैसेज क्या दे रहा है, वो फोटो अगर कोई अच्छा मैसेज दे रही है तो हो सकता है वो अश्लील ना हो, आपका देखने का नजरिया गलत हो। इसी बात पे तो विवाद है, इसी बात पे तो बहस है कि आप किसी चीज को कौन से नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो फिर सवाल खड़ा हो गया कि कैसे तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर मजबूत है या कमजोर है। अब ये निर्धारित कौन करेगा कि कोई दिमागी तौर पे मजबूत है या कमजोर है? इसका जवाब दिया गया हर मामले में जजों के विवेक पर। मतलब सीधी और साधारण सी बात है कि इस केस में भी जजों का विवेक, मतलब जज क्या सोचते हैं, उनका मेंटेलिटी क्या है, वो किस नजरिए से देखते हैं, वो आज के तो जमाने में उस बात को कितना महत्व देते हैं, इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि नरवीन अलाहाबादिया के ऊपर या समय रैना के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में एक मामले की सुनवाई की। पूर्व जर्मन टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की एक सेमी न्यूड फोटो सामने आई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट खत्म कर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, एक नई टेस्ट की बात आई वहां पर, कि उन्होंने एक फोटो डाली थी जिसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ फोटो का जिक्र, यह तय करते हुए कि किताब, लेख या फोटो अश्लील है, उस समय के नैतिक मूल्य और मानकों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी समूह इस तरह की सामग्री के प्रति खुद को संवेदनशील बता रहे लोगों की आपत्तियों का। जैसे अभी जो हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट में कि लोगों ने आपत्तियां ली, तो कोर्ट का कहना है कि आपत्तियां, कोई समूह बोल रहा है गलत है तो गलत नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस समय के मूल्य और मानकों का ख्याल रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बोरिस बेकर उनकी मंगेतर की तस्वीर को संदर्भ से न काटकर उसकी पूर्णता को देखना चाहिए कि वो फोटो क्या मैसेज देना चाहती है। यह देखना चाहिए कि फोटो के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह तस्वीर अश्लीलता नहीं फैला रही है, क्योंकि बोरिस बेकर के हाथों के चलते उनके मंगेतर के स्तन छिपे हुए हैं। एक लेखक थे हमारे यहाँ पर, वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थे। उनके ऊपर एक बार ये किया गया कि तुमने किताब में स्तन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कहा कि हम स्तन ही लिख सकते हैं ना, कोई और शब्द तो लिखेंगे नहीं। तो बहुत विवाद हुआ था। अब ये चीजें बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है। इसी केस में कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट की जगह रोथ टेस्ट की तवज्जो दी। रोथ टेस्ट जो 1957 के एक अमेरिकी मुकदमे से निकला है। कौन सा टेस्ट? रोथ टेस्ट की बात की गई है। यह निर्धारित किया गया था कि जब तक कोई सामग्री इसे देखने, सुनने और पढ़ने वाले को यौन रूप से उत्तेजित नहीं कर रही है, तब तक इसे अश्लील नहीं माना जाएगा। मतलब साफ और सीधा है कि देखने, सुनने और पढ़ने वालों को यौन रूप से उत्तेजित अगर नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कंटेंट, कोई बात, कोई फोटो, तो वो अश्लील नहीं मानी जाएंगी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ नहीं किया कि आखिर किसी के अंदर यौन भावनाएं जगाने में अपराधिक क्या है। यह अभी भी विवाद का विषय है। ये बहुत बड़ी लाइन है कि यौन भावना जगाने में अपराधिक क्या है। ये चर्चा का और वाद विवाद का विषय है दोस्तों। इस पे बहुत जल्दी रिजल्ट और निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। इस धारा में सजा का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि अश्लीलता फैलाने के दोषी पाए गए व्यक्ति को जेल हो सकती है, साथ में 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आईटी एक्ट की बात करते हैं। अश्लील कंटेंट को ऑनलाइन प्रसारित करने पे 2000 का जो आईटी एक्ट है उसके द्वारा 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो इन दोनों पे लगा हुआ है। इस धारा के तहत अश्लीलता की परिभाषा वही है जो बीएनएस की धारा 294 में है। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान थोड़ा कड़ा है। अभी जो धाराएं बनी उसमें सजा का प्रावधान कड़ा है, जिसमें 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन ये पूरी बातों से एक चीज समझ में आती है कि दोस्तों ये निर्धारित कैसे किया जाएगा कि
कि कोई अश्लील कंटेंट देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले के भावनाओं को उत्तेजित कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके ऊपर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है आने वाले समय में ही देखा जाएगा, लेकिन जहां तक ये सारे एक्ट को पढ़ा और समझा जाए तो ये समझ में आता है कि इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और साफ साफ बच जाएंगे। लेकिन आपको समाज को बदलना होगा, आपको इन कंटेंट से दूर जाना होगा ताकि ये लोग इस तरह के कंटेंट ना परोसें। लेकिन अभद्रता इस हद तक बढ़ चुकी है कि नाचने वाली लड़कियों के रील्स देखते देखते वायरल हो जाते हैं। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, लेकिन दारू पीने के लिए लोग खुद बाहर में पहुंच जाते हैं। तो लोगों को गलत ही पसंद है और इसीलिए लोग गलत की तरफ भागते हैं। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं, किस प्रकार के कानून होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।